प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय कृषि विज्ञान की इकाई 3 जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं, इसके अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 3 है प्राकृतिक आपदाएं। इकाई 3 है प्राकृतिक आपदाएं और प्रश्न 1 है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी चक्रवात को चीनी में क्या कहते हैं? चक्रवात को चीनी में क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क में है हरिकेन, ऑप्शन ख में है साइक्लोन, ऑप्शन ग में है टारनिडो और ऑप्शन घ में है टाइफून। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, चक्रवात को चीनी में क्या कहते हैं? टाइफून। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा घ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा है? कौन सी प्राकृतिक आपदा है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क है आंधी, ऑप्शन ख है तूफान, ऑप्शन ग है चक्रवात और ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन घ सही है, उपरोक्त सभी। यानी कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं? आंधी भी है, तूफान भी है, चक्रवात भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी घ सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रश्न 2 में निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। इसका क भाग है आंधी चलने पर वायु की गति लगभग यानी डॉट डॉट कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? यानी आंधी चलने पर वायु की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 85 से 95। कितना हो जाएगा? 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी आंधी चलने पर वायु गति लगभग कितनी हो जाएगी? 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है कि वायु खाली स्थान है, वायु दाब से फिर खाली स्थान है, वायु दाब की ओर चलती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो वायु यहाँ पर आएगा आपका उच्च, वायु दाब से यहाँ पर आएगा आपका निम्न, निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इसका घ है, यानी ग तूफान आने पर हवा की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तूफान आने पर हवा की गति लगभग कितने किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है कि 95 से 115। यानी तूफान आने पर हवा की गति लगभग 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसके बाद है इसका चौथा है, दूसरे का घ है वायु के गोलाकार या चक्रधार चलने को क्या कहते हैं? वायु के गोलाकार या चक्रधार चलने को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चक्रवात। क्या कहते हैं? यानी इसे हम चक्रवात कहते हैं। वायु के गोलाकार या चक्रधार चलने को चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। प्रश्न नंबर 3 है स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो इसका जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, पहले ही मैंने क्वेश्चन को यानी स्तंभ क और ख को मिला के ही मैंने इसका आंसर दिया है। तो स्तंभ क है और स्तंभ ख है। तो ये है आपका चीन। तो चीन में क्या होता है? टाइफून। और यह है मैक्सिको की खाड़ी, इसमें होता है हरिकेन। और अफ्रीका है ये टारनिडो। और बंगाल की खाड़ी है साइक्लोन। और भारत है तूफान। यानी ये देश के नाम दे रखे हैं और इधर तूफानों के नाम दे रखे हैं और हमें इनको सही मिलान करना है। ये तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों सही मिलान करके ही लिखे हैं। तो चीन में जो तूफान को कहते हैं टाइफून, और मैक्सिको की खाड़ी में कहते हैं तूफान को हरिकेन, और अफ्रीका में कहते हैं टारनिडो, और बंगाल की खाड़ी में तूफान कहते हैं साइक्लोन, और भारत में कहते हैं तूफान।
प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4, आंधी और तूफान में क्या अंतर है? आंधी और तूफान में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है आंधी और तूफान में निम्न अंतर है। आंधी, आप विद्यार्थी पहले प्यारे विद्यार्थी एक तरफ आंधी लिख लें, एक तरफ तूफान, और बीच में एक रेखा खींच लें। तो फर्स्ट है इसमें, आंधी में हवा की गति, यानी आंधी में हवा की गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और तूफान में क्या होती है? तूफान की गति 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इसका दूसरा जो पार्ट है, यानी आंधी खतरनाक होती है। क्या होती है? आंधी खतरनाक होती है और तूफान आंधी से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, यानी तूफान आंधी से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। तो प्रश्न नंबर 5 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए, यानी चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर है कि गर्मी के कारण वायु ऊपर जाती है, जिससे निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। यानी गर्मी के कारण क्या होता है? वायु ऊपर जाती है, जिससे निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायु दाब से ठंडी हवा आती है, यानी उच्च वायु दाब से कैसी हवा आती है? ठंडी हवा आती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं वाईं दिशा में मुड़कर गोलार्ध में घूम कर चक्रदार हो जाती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। तो चक्रवाती हवाएं चलने के कारण मैं बताया आपको, गर्मी के कारण वायु ऊपर जाती है, जिससे निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायु दाब से ठंडी हवा आती हैं, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं वाईं दिशा में मुड़कर गोलार्ध में घूम कर चक्रदार हो जाती हैं, यानी चक्रदार हो जाती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 कि तूफान से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, यानी तूफान से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, यानी तूफान से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। इसका आंसर है तूफान से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। तूफान से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पहली हानि है यातायात में बाधा आती है। दूसरी है हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरी है फलोदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है, यानी फलोदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। उसके बाद है चौथा है पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, यानी पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। और पांचवा है बिजली टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बिजली टेलीफोन तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और छठा है सिंचाई के बाद खड़ी फसल गिर जाती है, यानी सिंचाई के बाद खड़ी फसल गिर जाती है। तो प्यारे विद्यार्थी, आपके प्रश्न नंबर 6 का आंसर है तूफान से कौन कौन सी हानि होती हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं। तो प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये भी प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क है चक्रवात और क है टिड्डी दल का प्रकोप और ग है नीलगाय। तो इसका जो आंसर है, सबसे पहले चक्रवात है क। तो चक्रवात को समझाता हूँ आपको कि गर्मी के कारण वायु ऊपर जाती है, जिससे निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायुदाब से हवा ठंडी आती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं बाईं दिशा में
मुड़कर गोलार्ध में घूमकर चक्रदार हो जाती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवात की टिप्पणी है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ इसे, कि गर्मी के कारण वायु ऊपर जाती है, जिससे निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायुदाब से हवा ठंडी आती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं बाईं दिशा में मुड़कर गोलार्ध में घूमकर चक्रदार यानी चक्करदार हो जाती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। उसके बाद है ख एक टिप्पणी है, टिड्डी दल का प्रकोप यानी टिड्डी दल का प्रकोप। इसमें है टिड्डी हानिकारक कीट है। टिड्डी जो एक हानिकारक कीट है, ये करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग के हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। यानी टिड्डी दल का जो प्रकोप है, टिड्डी हानिकारक कीट है। ये करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर लंबे दल बनकर उड़ती हैं और मार्ग के हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये टिड्डी दल का आंसर था प्रकोप का। उसके बाद है नीलगाय। इसके बाद है नीलगाय। नीलगाय पर टिप्पणी है कि नीलगाय एक वन्य पशु है। कैसा पशु है? नीलगाय एक वन्य पशु है जो झुंडों में पाए जाते हैं। यानी नीलगाय एक वन का पशु है जो वन में रहते हैं, जो झुंडों में पाए जाते हैं। यानी ये झुंड बनाकर रहते हैं, यानी दल बनाकर रहते हैं। इसके प्रकोप से अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलें प्रभावित होती हैं। नीलगाय थोड़े समय में ही खड़ी फसलें नष्ट कर देती हैं। यानी नीलगाय एक वन्य पशु है जो झुंडों में पाए जाते हैं। इसके प्रकोप से अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलें प्रभावित होती हैं। नीलगाय थोड़े समय में ही खड़ी फसलें नष्ट कर देती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंधी और तूफान से होने वाले लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आंधी और तूफान से होने वाले लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर है आंधी और तूफान से होने वाले लाभ निम्न हैं। यानी आंधी और तूफान से होने वाले लाभ निम्न हैं। पहला लाभ है कि प्रदूषित वायु परिवर्तन से पर्यावरण शुद्ध होता है। प्रदूषित वायु परिवर्तन से पर्यावरण शुद्ध होता है। दूसरा है कि जाड़े में चक्रवाती हवाओं से वर्षा होती है। जाड़ों में चक्रवाती हवाओं से वर्षा होती है, जिससे फसलों को लाभ होता है। क्या होता है? जिससे फसलों को लाभ होता है। और तीसरा इसका लाभ जो है, समुद्र से मोती, यानी समुद्र से मोती, सीप, शंख एवं अन्य कीमती वस्तुएं आसानी से समुद्र तट तक आ जाती हैं। यानी समुद्र से मोती, सीप, शंख एवं अन्य कीमती वस्तुएं आसानी से समुद्र तट तक आ जाती हैं। इसका चौथा जो लाभ है, आंधी सड़ी गली वस्तुएं व खरपतवारों को उड़ा देती हैं। यानी आंधी सड़ी गली वस्तुएं व खरपतवारों को उड़ा देती हैं। तो ये थे आपके आंधी और तूफान के लाभ। अब देखते हैं आंधी और तूफान से होने वाली
हानियाँ कौन कौन सी हैं, तो उन्हें मैं आपको बताता हूँ। आंधी और तूफान से होने वाली हानियाँ निम्न हैं। आंधी और तूफान से होने वाली हानियाँ निम्न हैं। पहली हानि है यातायात में बाधा आती है, यातायात में बाधा आती है। दूसरा है फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है, फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक कृषि को हानि होती है। और थर्ड है पेड़ उखड़ जाते हैं। क्या होता है? पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं और मकान गिर जाते हैं। चौथी हानि है हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और पांचवी हानि है कि सिंचाई के बाद खड़ी फसल गिर जाती है, सिंचाई के बाद खड़ी फसल गिर जाती है। तो ये आपको प्यारे विद्यार्थियों मैंने प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताया। पहले मैंने आंधी और तूफान से होने वाले लाभ बताए, उसके बाद मैंने आपको आंधी और तूफान से होने वाली हानियाँ बताई। तो प्रश्न नंबर 9 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है नीलगाय और टिड्डी दल फसल को कैसे हानि पहुंचाते हैं। तो आंसर है प्यारे बच्चों इसका कि नीलगाय छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियों को खा जाती है, यानी नीलगाय छोटे पौधे और पेड़ों की पत्तियों को खा जाती हैं। इसके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है, यानी इसके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े समय में नीलगाय खड़ी फसल को उजाड़ देती है। इस प्रकार टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं। इस प्रकार टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इसके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। यहाँ से देखने द्वारा इस प्रकार टिड्डियाँ करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में यानी रास्ते में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों और फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इसके आक्रमण के पश्चात प्रायः अकाल पड़ जाता है। ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर था प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 10 का आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 10 है उत्तरांचल की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे उत्तरांचल की सन 2013 की जो प्राकृतिक आपदा आई उसका वर्णन कीजिए, यानी उत्तरांचल की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। आंसर है उत्तरांचल की प्राकृतिक आपदा पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न, यानी पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक बड़ी घटना है। यानी उत्तरांचल की प्राकृतिक आपदा जो है वो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक बड़ी घटना है। हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। क्या है? हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक आपदा का रूप है। भारत को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला हिमालय पिछले कुछ दशकों से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा है। जून 2013 में
उत्तरांचल में एकाएक बादल को फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। तेज एवं लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने लगा तथा त्वरित बाढ़ आ गई। त्वरित बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत तबाही की। बाढ़ के पानी का प्रवाह इतना तीव्र था कि जिसमें कई गांव पूरे बह गए। इस केदारनाथ त्रासदी में असीमित जनधन की हानि हुई। तो प्यारे विद्यार्थी, उत्तरांचल की प्राकृतिक आपदा ही एक बार फिर देखते हैं इसको। पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न एक बड़ी घटना है। हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक आपदा का रूप है। भारत को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला हिमालय पिछले कुछ दशकों से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहा है। जून 2013 में उत्तरांचल में एकाएक बादल को फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई। तेज एवं लगातार बारिश के कारण भूस्खलन होने लगा तथा त्वरित बाढ़ आ गई। त्वरित बाढ़ ने केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत तबाही की। बाढ़ के पानी का प्रवाह इतना तीव्र था कि जिसमें कई गांव पूरे के पूरे बह गए। इस केदारनाथ त्रासदी में असीमित जनधन की हानि हुई। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपके इकाई 3 प्राकृतिक आपदा के क्वेश्चन थे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली इकाई नंबर 4 में, पशुपालन। तब तक के लिए जय हिंद।